नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुएसएफ चैनल। स्वागत है आप सबों का इस चैनल में। आज हम सीखेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि पहला चैप्टर है। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का पहला सेशन। कृपया इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं सेल है क्या आखिर। सेल द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ बॉडी। लाइफ इज कॉल्ड सेल, मतलब कोई भी बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या बायोलॉजिकल एक यूनिट है तो उसे सेल कहते हैं। दोस्तों, जैसे एक घर बनाने के लिए हमें, अगर मेरे पास पैसा और ज़मीन दोनों है तो हमें सबसे ज़रूरत की चीज़ क्या होती है? ईंट। ईंट को हम सीमेंट से जोड़ते हैं, फिर पूरा घर बनता है। तो उसी तरह कोई भी बॉडी है, बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेल की ज़रूरत पड़ती है। हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बॉडी को जब हम पार्ट्स में बांटते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? सिस्टम्स। फिर सिस्टम्स को हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। फिर पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं टिश्यूज़ में। फिर टिश्यूज़ को हम सेल में डिवाइड कर देते हैं। तो यही सेल इम्पोर्टेंस होता है हमारे शरीर की बॉडी के लिए। तो दोस्तों, कोई भी बॉडी है, कोई भी एनिमल है, उसका जो बॉडी होता है वो सेल्स का बना होता है। और यही सेल्स उनके सारे कार्ड्स को, सारे वर्क्स को पूरा करता है। सेल्स जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। सेल मेक from प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों, जिसमें एवरी टाइप्स के केमिकल, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, और वही हमारे सेल्स का निर्माण करते हैं, जो मुख्य रूप से कार्बनिक कंपाउंड्स और कार्बनिक कंपाउंड्स से बना होता है। और कार्बनिक कंपाउंड्स में हमारे प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, एंड साल्ट्स आ जाते हैं, और कार्बनिक कंपाउंड्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, साल्ट्स जो है वो अनकार्बनिक कंपाउंड्स में आता है, और H2O। और हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड वगैरह आते हैं। दोस्तों, कोई भी सेल्स है उसमें वो कई तरह के होते हैं, वो कई शेप्स में होते हैं, कई साइज में होते हैं, और एवरी नंबर्स में होते हैं। एक अनुमान के अनुसार 1 kg में 10⁻15 सेल्स होते हैं। दोस्तों, सेल को अगर हम देखें साइज के डिपेंड पर, तो वो 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर्स
तक होता है। दोस्तों एक बात पॉइंट्स करने की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये दोस्तों वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल है जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ने कहा जाता है इसे। ये प्लूरोन्यूमोनिया में पाया जाता है। और ये दोस्तों, ये ऑस्ट्रिच का एक दिख रहा है आपको, ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सेल में माना जाता है, जिसकी लंबाई 170 से इंटू 135 mm होता है दोस्तों। और कुछ सेल्स ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों जो 1 मीटर से भी लंबा हो, जैसे नर्व सेल। और दोस्तों सेल के हिसाब से कोई भी जीव है उसको हम 2 टाइप्स में बांटते हैं, एक सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टी सेल्यूलर। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें सेल्स नहीं होते हैं, जैसे वायरस में दोस्तों सेल्स नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई भी बॉडी है, कोई भी एनिमल है, उसको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे डाइजेशन, इंजेक्शन, एब्सॉर्प्शन वगैरह वगैरह कार्य दोस्तों। इन सब को सारे कार्य सेल द्वारा ही निष्पादित होते हैं। अब दोस्तों कुछ सेल्स को देख लेते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये है क्लेमाइडोमोनास जो मलेरिया जगत में आते हैं। ये जीवाणु है, वायरस। ये दोस्तों, ये इसमें कोई भी सेल नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें सेल इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती है। जब भी कोई बॉडी के टच में आता है, ये कोई बॉडी जो जिंदा है उसके शरीर में आके ये उनका केंद्रक को अपना लेते हैं और उसी से बहुगुणन करते हैं दोस्तों। ये है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं दोस्तों? WBC को, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये है फैट एसिड। देखिए ये दोस्तों, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर मेम्ब्रेन है। और देखिए ये है लीवर की कोशिका। देखिए दोस्तों, मेढक में जो RBCs पाए जाते हैं वो है ये। और ये देखिए दोस्तों, अमीबा जो यूनिसेलुलर जीव है। ये है शुक्राणु, जिसमें एक हेड है, एक टेल है दोस्तों। ये टेल इसके मेन पार्ट्स होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ हिस्ट्रीज के तरफ चलते हैं दोस्तों। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तभी से कोशिका सेल का बारे में आगे बढ़ा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को एक वुडन कॉर्क में देखा था दोस्तों। किसमें? वुडन कॉर्क में देखा था। और यही इसके बाद, लेकिन वे डेड सेल थे। इसके बाद 1674 ईस्वी में जब लियोनहैक ने माइक्रोस्कोप के लेंस अरेंजमेंट को सही किया, उसको डिस्कवर किया, तो उन्होंने एक जिंदा सेल्स को देखा था दोस्तों। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने
केंद्रक की खोज की, मतलब न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया और उन्हें न्यूक्लियस नाम दिया। 1838 में दोस्तों स्लाइडेन ने प्लांट का जो बॉडी है उसमें माइक्रोसेल्स से बना होता है, इसके बारे में थ्योरी दी थी। 1839 में ये सेम थ्योरी एक स्वान के द्वारा एनिमल बॉडी में दिया गया कि एनिमल बॉडी भी माइक्रोसेल्स का बना होता है। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को देखा जीवदा रूप को 1839 में। 1855 में विर्चो ने कहा था कि कोई भी सेल्स है उसका निर्माण प्रीवियस सेल से होता है, मतलब कोशिका का कोई भी निर्माण है जो नया अगर कोशिका निर्माण होता है तो वो पुराना कोशिकाओं से ही होता है। 1861 में मैक्स सुल्ज ने कहा था, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। दोस्तों प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है कि कोई भी बॉडीज़ है वो प्रोटोप्लाज्म का बना होता है, वो एक पिंड होता है प्रोटोप्लाज्म का जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद 1884 में स्ट्रॉसबर्गर ने न्यूक्लियस के बारे में कहा कि वे पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ में भाग लिया करते हैं, मतलब पिता के गुण को आगे ले जाने में या आगे पीढ़ी में ले जाने के लिए मदद करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों एम नॉल एंड ई रस्का ने 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। तब से सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की खोज में उनके बारे में जानने का एक इवोल्यूशन हो गया। दोस्तों एक बात बताना भूल गया कि सेल के बारे में जो स्टडी किया आता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को हम दो टाइप्स में बांटते हैं दोस्तों, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप इसे पहचानते ही होंगे, ये है ऑनियंस का एक पार्ट्स। इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं तो दोस्तों ये इसमें कुछ इस प्रकार के शेप्स दिखाई देंगे। जो ये सबसे बाहरी पार्ट्स सेल वॉल्स हैं, इसके भीतर वाला पार्ट्स साइटोप्लाज्म है, और ये दोस्तों जो छेद दिखाई दे रहे हैं कुछ बिंदु आकार पॉइंट्स आकार का, वो न्यूक्लियस है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों ये माइक्रोस्कोप में मेन पार्ट्स बेस होता है, बेस में उसे रखा जाता है, फिर लाइट स्विच होता है, इल्यूमिनेशन होता है, वगैरह वगैरह इसमें होता है दोस्तों। इसके संरचना के बारे में आप क्लास 8 में पढ़ ही चुकेंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी सेल्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। एवरी सेल्स मेक फ्रॉम सम कंपोनेंट्स, कोई भी कोशिका है उसका निर्माण कुछ मुख्य घटकों से होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। इट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल, क्या कहते हैं दोस्तों, सेल ऑर्गेनेल। देयर आर 3 कंपोनेंट्स, कोई भी सेल है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 3 घटक होते हैं। ये है सिंपल नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, तीसरा में है दोस्तों न्यूक्लियस, केंद्रक। प्लांट एंड सम फंगस हैव ए एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड सेल वॉल। दोस्तों पौधों तथा कुछ, यहाँ पंजाब नहीं होगा दोस्तों, यहाँ फंजाई होगा। दोस्तों कुछ
फंजाई में एक अतिरिक्त परत होती है जिन्हें हम सेल वॉल कहते हैं। प्लांट एंड सम फंगस हैव ए एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड सेल वॉल। फिर से दोस्तों, प्लांट एंड सम फंगस हैव ए एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड सेल वॉल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल है दोस्तों। ये देखिए, सबसे एनिमल सेल में सबसे भारी पार्ट सेल मेम्ब्रेन है, उसके भीतर में साइटोप्लाज्म है जिसमें वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोइल्स वगैरह वगैरह हैं दोस्तों, और बीच में इसमें एक न्यूक्लियस है दोस्तों। एनिमल सेल दोस्तों 10 से 30 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है, टाइपिकली ये राउंड होता है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल में देखिए दोस्तों, सबसे बाहरी पार्ट्स क्या है, सेल वॉल है, और इसके भीतर क्या है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले ही हम पढ़े क्या कि कोई भी सेल्स है जो प्लांट्स में है उसमें एक सेल वॉल होते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा एक लेयर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल वॉल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं दोस्तों। कोशिका झिल्ली, ये देखिए दोस्तों, इसका डिस्कवरी स्विस बोटेनिस्ट कार्ल नेगली और सी क्रेमर ने किया था। कब किया था दोस्तों, 1855 ने किया था। ये देखिए दोस्तों, ये है नेगली एंड सी क्रेमर। दोस्तों ये है सेल मेम्ब्रेन। इसके जो देखिए तो आउटर फेस है, इसके बाद ये इनर फेस होता है दोस्तों। ये छूट गया है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ए डबल लेयर। इसके पास 2 लेयर्स होते हैं, एक लिपिड्स की होती है, एक प्रोटीन्स की होती है। दोस्तों लिपिड्स दो होते हैं और प्रोटीन्स इनके बीच में होते हैं। तो लिपिड बाहर होते हैं और प्रोटीन उसके भीतर रहते हैं। दैट सराउंड एज ए सेल, वो सेल को घिरे हुए रहते हैं। इट सेपरेट द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म को घेरे रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी पर्यावरण से इसको घेरे रखते हैं दोस्तों। इट ए फीचर ऑफ ऑल सेल, बहुत प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल के फीचर्स है दोस्तों। अब सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन को जान लेते हैं दोस्तों। कोशिका झिल्ली के कार्य, द सेल मेम्ब्रेन गिव्स द सेल इट्स स्ट्रक्चर, मतलब सेल को ये स्ट्रक्चर देता है। एंड रेगुलेट्स करता है इसे, मतलब नियंत्रित करता है। द मटेरियल दैट इंटर एंड द लीव द वेल सेल, कि कोई मटेरियल है कब इंटर करेगा या नहीं करेगा, ये कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली नियंत्रित करता है, सेल मेम्ब्रेन नियंत्रित करता है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल, ये चयनात्मक पारक झिल्ली है दोस्तों, मतलब कुछ मटेरियल्स को आने देंगे, कुछ को नहीं देंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, सेलेक्टिव परमेबल बैरियर। लाइक ए ड्रॉ ब्रिज, एक ब्रिज के जैसा, जो इंटेंड टू प्रोटेक्ट ए कास्टल एंड कीप आउट एनिमीज द सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। आगे पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में, और सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ कंपोनेंट्स और होते हैं जिनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।